नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2022 बस अब चंद घंटे का मेहमान है और 2023 की अल सुबह पूरी दुनिया शांति, सौहार्द और विश्व में एकता कायम करने के लिए बड़ी मशक्कत करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। साल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर बार पूरी दुनिया इस शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारी कस्में खाती है, ढेर सारी बातें करती है। कई ऐसे रेजोल्यूशंस भी पास किए जाते हैं, लेकिन दुनिया की गति ही ऐसी होती है जब शांति और सौहार्द के बीच एक ऐसा मौका आता है जब अशांति का वातावरण सबको घेर लेता है और चारों तरफ शांति की पहल के लिए ढेर सारी कवायद शुरू कर दी जाती है। हम 2022 क्यों याद रखें और इन यादों को समेटे हुए अपने दिल में, अपने मनोमस्तिष्क में सोचें कि दुनिया वास्तव में किस तरीके से शांति के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जिस अशांति की आगोश में पूरी दुनिया इस समय है उस पर बहुत बड़ा खतरा है मानवता के सामने, क्योंकि वैश्विक युद्ध की आहट हो चुकी है और परमाणु युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी हुई है। हमारी आशा और अपेक्षा यही है कि सब ये सोचें कि अब शांति की पहल कैसे की जाए, और इन्हीं संदर्भों में और इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ पहलुओं पर, कुछ घटनाक्रमों पर आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे। जब 2022 सिर्फ उन यादों के लिए जाना जाएगा जिससे याद रखते हुए हम आगे आने वाले भविष्य और उसकी पीढ़ी को शांति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। हम बार बार शांति शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो दुनिया यूरोप और अमेरिका की पहल पर वर्तमान समय में मानवता को एक वैज्ञानिक युग में ले जाने की बात करती रही है, आज वही यूरोप पूरे दुनिया को खत्म करने की पहल करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये पहल उसकी तरफ से है तो वही एशिया के कुछ देश पूरी दुनिया में शांति कायम करने की पहल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और यूरोप के उन रहनुमाओं को कौन समझाए जो फिलहाल अपने ईगो में पूरी दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है क्योंकि ये गीदड़ भभकी नहीं, ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रूस, अमेरिका और यूरोप के पास आणविक और परमाणुविक हथियार हैं, उससे पूरी दुनिया 10 बार खत्म की जा सकती है। और खत्म ही नहीं, मानवता के सामने एक ऐसी चुनौती आएगी जब भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा इस पर शायद वैज्ञानिक या सुधी समाज विचार ही नहीं कर पाएगा। इसलिए 2022 की उन घटनाक्रमों को आप जरूर याद करिए और इन यादों को समेटे हुए 2023 में हम सब कुछ ऐसी पहल करने की कवायद जरूर करें ताकि दुनिया में शांति सुनिश्चित हो सके। हम वैज्ञानिक युग में मंगल की तरफ प्रवेश करने की कवायद कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष यानों के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज के तौर पर कन्वर्ट करने की पहल कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ जमीन पर हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा, हमें सोचना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं सोच पाए तो दुनिया तबाह होगी, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। जी हाँ, हम शुरुआत करते हैं और 2022 के उन झरोखों की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं जहां यादें कुछ ऐसी हैं जिसको याद करके आप सिहर उठेंगे और थोड़ा मायूस भी होंगे। जी हाँ, ये वो घटनाक्रम है जब रूस और यूक्रेन साल के शुरुआत के दूसरे महीने में 24 फरवरी को एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं और पूरे साल कुछ ऐसे घटनाक्रम चलते रहे जिससे अशांति का वातावरण चारों तरफ फैल गया।
रूस ने एक ऐसी पहल कर दी है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिद और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलने की उनकी बड़ी कवायद और साथ ही साथ नाटो का सदस्य बनने की उनकी पहल, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी जिद पर अड़ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने घोषणा की कि अब तमाम वो बातें, वो पहल समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक यूक्रेन मानेगा नहीं। और वो पहल और वो दुखद शुरुआत जो मानवता के सामने चुनौती बन गया है, 24 फरवरी 2022 को बाकायदा रूस की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया। इन दृश्यों के माध्यम से आप देख सकते हैं यूक्रेन की उस तबाही के बारे में, वो तबाही का मंजर जब चारों तरफ राजधानी कीव सहित यूक्रेन के सबसे बड़े और प्रमुख शहर खार्किव, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और वो तमाम शहर किस तरीके से तबाही के उस आगोश में पहुंच गए जहां अब वहां पर पुनर्संरचना के लिए दशकों तक प्रयास करना पड़ेगा और शायद यूक्रेन संभलते संभलते इतना गिर चुका होगा जब वो यूरोप के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। ये सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि एक ऐसी जिद, जब अमेरिका की वो पहल कि रूस के सीमा के पास जाकर के वो नाटो को एक्टिवेट करेगा और नाटो का वो एक्टिवेशन रूस ने अपने अपने प्रभुसत्ता के लिए चुनौती माना। और इसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई उसमें बाकायदा एक ऐसा परंपरागत युद्ध शुरू हुआ जिसमें एक साथ रूस ने वायुसेना, जल सेना और थल सेना को एक्टिवेट किया। रूस की 4 लाख से अधिक सेना फिलहाल पूरी तरीके से युद्ध लड़ रही है और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि 25% भाग पर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। ज़ैपोरिज़िया में पूरी तरह से कब्जा हुआ। दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये वो शहर हैं जिसको रूस ने अपने भूभाग में मिला लिया और अब वो रूसी गणराज्य के राज्य कहे जाएंगे। और जेलेंस्की के तमाम पहल और प्रयास, नाटो के प्रयास और यूरोपीय यूनियन के वो तमाम देश जिसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस सभी शामिल थे, उनकी कोई भी पहल, कोई भी कवायद काम नहीं आई और सीधे सीधे इन राज्यों के प्रमुखों ने जेलेंस्की को की सारी चुनौतियों को दता बताते हुए पुतिन के मौजूदगी में बाकायदा मॉस्को में रूसी गणराज्य का भाग बनने के लिए साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और इसका अमेरिका ने विरोध शुरू किया, यूरोपीय यूनियन ने विरोध शुरू किया, लेकिन एक भी विरोध काम न आया। और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा घोषणा की कि अगर इस पहल के पीछे अमेरिका ने कोई षड्यंत्र किया, जेलेंस्की ने कोई पहल की, तो परमाणु बटन दबाने में पुतिन कोताही नहीं बरतेंगे। और शायद इस घोषणा के बाद बाइडेन प्रशासन ये समझ गया कि रूस जो कहता है वो कर जाता है। वर्तमान समय में अगर जिनपिंग की बात की जाए, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत स्थिति में आज भी व्लादिमीर पुतिन रूस के लिए एक सशक्त हस्ताक्षर की तरह खड़े हुए हैं, जो वो घोषणा करते हैं रूस के नागरिक और रूस के तमाम वो राजनेता और वहां की सरकारी मशीनरी उनके पीछे रहती है। और जब पुतिन ने ये घोषणा की कि जेलेंस्की को या तो जिंदा या तो मुर्दा पकड़ा जाएगा और पूरे यूक्रेन को रूस का भूभाग बनाया जाएगा। और इस पूरी लड़ाई में जो अब 24 फरवरी को 2023 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो ये युद्ध आगे बढ़ता रहेगा और जिसमें अब रूसी जल सेना और कन्वेंशनल वार के अतिरिक्त अब स्पेस वार तक की स्थिति बन गई है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ जेलेंस्की के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई सिर्फ
यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका के खिलाफ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की चर्चा जब हम आपको कर रहे हैं, आप इन दृश्यों के माध्यम से परंपरागत युद्ध जिसमें जमीनी सेना किस तरीके से लड़ रही है और रूसी सेना किस तरीके से खार्किव और कीव को बर्बाद कर चुकी है, ये आप देख सकते हैं। युद्ध की घोषणा के 6 महीने के भीतर कीव और खार्किव की बर्बादी का वो मंजर और तमाम उन शहरों का मंजर आप देख सकते हैं। किस तरीके से रूस ने परंपरागत तरीके से मिसाइल अटैक्स के जरिए, ईरानी ड्रोन अटैक्स के जरिए और साथ ही साथ स्पेस में किसी भी अमेरिकी या यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के मूवमेंट को रोकने की जो सक्रियता दिखा दी गई है, ये साफ है कि एक गलती या एक जिद अब पूरी दुनिया को समाप्त करने की पहल कर सकती है, जिसके लिए बाकायदा व्लादिमीर पुतिन घोषणा कर रहे हैं और अपने जिद को, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो बार बार उस शब्द का, उस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं कि जो भी उनके हितों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिमाकत करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ा डर पोलैंड और वो तमाम गणराज्य जो बिल्कुल यूक्रेन से और रूसी सीमा से सटे हुए हैं, उनकी बर्बादी सुनिश्चित देखी जा सकती है। इसलिए इस लड़ाई को आप जेलेंस्की या यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई मत समझिए। और ये लड़ाई जब शुरू हुई तो पूरी दुनिया, अगर हम इसको भू राजनीतिक एनालिसिस के तौर पर देखें तो किस तरीके से प्रभावित हो रही है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और साधारण शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया एक सप्लाई चेन, आप बार बार सप्लाई चेन का जिक्र इन 1 सालों के दौरान सुनते रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने खाद्य संकट पैदा हो गया है। पूरी दुनिया, मानवता के सामने वो संकट, वो यूरोप जो इन संकटों को कभी देखा ही नहीं, वो उन संकटों से दो चार हो रहा है। वहां पर एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गई है, फ्यूल क्राइसिस पैदा हो गई है और इन सब के पीछे पुतिन की वो बात जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूरोप की एक गलती, अमेरिका की एक गलती पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। इस पूरी पहल में व्लादिमीर पुतिन को समझाने की एक बड़ी कोशिश हुई है और उस कोशिश के पीछे एशिया के 2 ऐसे राष्ट्रों का जिक्र बेहद जरूरी है जिसमें व्लादिमीर पुतिन को शांति के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन वो 2 राष्ट्र वो ऐसे हैं जिसमें एक क्या अपना स्वार्थ है और दूसरे की अपनी सोच है, अपना राजनीतिक और वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक सिद्धांत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत और चीन की। चीन और रूस की दोस्ती, उनकी गलबहियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन 4 दशक से भी अधिक समय तक जिस भारत के साथ रूस ने दोस्ती निभाई, वही रूस अब भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर अब एक बड़ी पहल करता हुआ नजर आ रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक मुलाकात के समय सीधे सीधे पुतिन से यह कहा, योर एक्सेलेंसी, ये समय युद्ध का नहीं है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती बराबर आगे बढ़ती रहेगी और इस दोस्ती में कोई दरार नहीं आने वाली है। और शायद पूरी दुनिया के एक बड़े लॉबिंग के प्रेशर को धता बताते हुए भारत ने रूस के सामने पैदा हुई उस समस्या पर, जिसमें अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इस तेल के खरीद के जरिए रूस के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का बहुत कुछ समाधान है। लेकिन इसी दोस्त को उसके आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत मना रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है कि राजनयिक पहल के जरिए ही वैश्विक शांति या यूक्रेन और रूस
कि युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। योर एक्सीलेंसी इसके लिए पहल करिए। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच 5 बार से अधिक बातचीत हो चुकी है और शांत की पहल राजनयिक तौर तरीके से हो सकती है, ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन प्रयासों के बीच जब प्रतिदिन उन बातों का जिक्र होता है जिसमें रूसी मिसाइल अटैक में यूक्रेन के शहर तबाही के दौर में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध इतनी जल्दी समाप्त होने वाला है। 24 फरवरी 2022 के दिन शुरू हुआ युद्ध आज भी अनवरत 24 घंटे युद्ध की स्थिति में बना हुआ है और ये युद्ध किस तरफ जाएगा ये कहना मुश्किल होगा। और इन 3 बातों पर हमें विशेष जोर देना होगा और वो ये है कि सबसे पहले जिन आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के वो तमाम देश पूरे रूस को बर्बाद करने की पहल कर रहे हैं, वो रूस भारत और चीन के जरिए अब एक ऐसे लॉबिंग के दौर में है जिसमें गल्फ के देशों का भी उसे सहयोग मिल रहा है। यहां तक कि सऊदी अरब जैसे देश भी अब रूस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन क्या करे ये जानना बेहद जरूरी है। इन दृश्यों को आप देखिए और ये वो दृश्य हैं जो 21वीं शताब्दी के उस यूक्रेन में जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक जिक्र किया जाए उसमें उनके हॉस्पिटल्स, उनके सड़क व्यवस्था, उनकी बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाओं को किस तरीके से तहस नहस किया गया। और ये तहस नहस की हुई स्थितियों में जिस तरीके से रूस के वो तमाम शहर जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, कीव, खार्किव, खेरासन, डोनेत्स्क, लुहांस्क और इस तरह से तमाम वो 24 शहर किस तरीके से बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कई अरबों के डॉलर की सहायता दे रहे हैं, लेकिन ये सहायता यूक्रेन की पुनर्संरचना के लिए नहीं या उस बर्बादी से उबरने के लिए नहीं जिस बर्बादी का आलम फिलहाल पूरे यूक्रेन में फैला हुआ है। एक आधिकारिक तौर पर पुष्ट की हुई खबर के मुताबिक 8 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक फिलहाल दूसरे देशों में शरणार्थी के तौर पर जी रहे हैं। ऐसे में जो सहायता फिलहाल अमेरिका या यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूक्रेन को दी जा रही है वो किस काम? वो इस काम आ रही है कि जिस तरीके से एक एक करके रूस यूक्रेन के उन तमाम शहरों की बर्बादी कर रहा है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, वहां पर प्रतिरोध के लिए यूक्रेन को उस स्थिति में भेजने की कवायद है जिस स्थिति में वो एक मिनिमम डिटरेंस प्रणाली के तहत मात्र विरोध कर पाए, लड़ाई लड़ पाए और इस लड़ाई में अपने बर्बादी का मंजर देखने के लिए मजबूर होता है। और यही वो सहायता है जिस सहायता पर पूरी दुनिया देखते हुए भी चुप है, लेकिन पहल करने को कोई तैयार नहीं सिवाय भारत के। जब भारत अपने मित्र से ये बात कह रहा है कि युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, राजनयिक पहल और बातचीत के जरिए ये युद्ध खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की ही तबाही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरीके से ऑयल क्राइसिस या फूड चेन सप्लाई में समस्याएं आई हुई हैं और ऊपर से कोरोना जैसी महामारी से जिस तरीके से फूड सप्लाई ध्वस्त हुई है, ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी न सिर्फ यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए समस्या बनेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसके आगोश में आएगी। और उस स्थिति में जो आर्थिक रिसेशन जो दौर आएगा वो दौर बेहद मुश्किलों भरा होगा। और तब उस स्थिति में एक देश दूसरे देश के खिलाफ सरगर्म होंगे और जब इस लॉबिंग में अगली प्रक्रियाएं होंगी तब अपना हित और अहित न देखते हुए किस तरीके से एक राष्ट्र दूसरे के खिलाफ सरगर्म होते हुए युद्ध का ऐलान करेंगे और वो स्थिति वैश्विक युद्ध की ओर होगी। और जब ये स्थिति आएगी तो परमाणु युद्ध नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए
साल 2022 की एक घटना, जब इस एक घटना ने पूरी दुनिया को कई वर्गों में, कई श्रेणियों में बांट दिया, पूरी दुनिया को एक साथ तबाही के लिए प्रेरित कर दिया, तब इस 2022 की घटना को हम क्यों याद रखना चाहेंगे? लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, याद जरूर रखिए, क्योंकि हमारी पहल से, हमारे विरोध से, हमारे उस प्रतिरोध से वो जनमत तैयार होगा जिसमें राष्ट्राध्यक्षों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों, सुधी लोगों के प्रयासों से जिस 21वीं शताब्दी के विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ चुके हैं, जिस ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट पर आगे चलते हुए हम एक दूसरे के गरीबी और गुर्बत को समाप्त करते हुए पूरी दुनिया को आधुनिक मानव समाज के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उस दुनिया का क्या होगा? इसलिए भारत कुछ प्रकृति में ऐसी स्थिति पैदा हो जब इन तमाम राजनेताओं को एक ऐसे पहल के लिए विवश होना पड़े जब रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने की बात शुरू हो, और ये नैतिक दबाव व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश और यूरोपीय यूनियन के वो तमाम देश पूरी तरीके से एक साथ खड़े होकर के अब इस युद्ध को समाप्त करने की पहल करें। इन दृश्यों के माध्यम से आपने देखा होगा कि बर्बादी किस तरीके से आगे बढ़ी है। हम चाहेंगे कि 2023 में ऐसा न हो, इसलिए रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो, यही हमारी उम्मीदें हैं। बहरहाल इस एक घटनाक्रम के साथ अब हम साल 2022 की उस दूसरी घटना का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र कहीं ना कहीं इस लॉबिंग से जुड़ा हुआ है। जी हां, ईरान में हिजाब के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन। एक महिला के मृत्यु के बाद, जिसमें वहां की ईरान की पुलिस ने, जिसे मॉरल पुलिसिंग के दायरे में उस पुलिस टुकड़ी को काम करना पड़ता है, जिस महिला को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसको कैद किया, उसकी मौत हुई। और मुद्दा सिर्फ इतना था कि हिजाब के खिलाफ उसकी अपनी सोच थी। आधुनिक समाज में हर समाज, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबकी सोच है आधुनिक मानवता के साथ आगे बढ़ने की। लेकिन धार्मिक उन्माद और उन निर्योग्यताओं के जरिए जिसमें आधी आबादी अर्थात महिला समाज को, स्त्री समाज को अगर कटघरे में खड़ा किया जाए, सिर्फ उनके ऊपर, उनके पहनावे को लेकर के, उनके बाहर निकलने को लेकर के, तो वहां पर विरोध स्वाभाविक है। और ईरान जो एक शिया बहुल राष्ट्र है, वहां पर हिजाब के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है, और वो ये कि कट्टरता के आगे ये आधुनिक मानव मूल्य अब गिरने वाले नहीं हैं, बर्बाद होने वाले नहीं हैं, पीछे होने वाले नहीं हैं, ध्वस्त होने की स्थिति वाले नहीं हैं। और ये आप देखें, ईरान के 145 शहरों में जो विरोध की स्थिति है और महिलाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरीके से सड़कों की ओर रुख किया, अपने बाल कटवाए, हिजाब को उतार फेंका, ऐसे में वहां के धार्मिक नेता खमेनी और ईरान की सरकार की वो पहल पूरी तरीके से डोलड्रम की स्थिति में आ गई। उन्हें ये सोचना पड़ा कि आखिर में इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ये वही शिया बहुल राष्ट्र जहां पर कट्टरता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी के तरफ समय पे थी, ये वही समाज है जो समाज 21वीं शताब्दी में बदलाव के दौर में प्रवेश किया। और ईरान में जब महिलाएं सड़कों पर उतरी तो उसकी प्रतिक्रिया अफगानिस्तान से लेते हुए भारत में हुई। जी हाँ,
हमने आपको 2022 के झरोखे में बताया इसके पहले कि किस तरीके से हिजाब को लेकर के यहां पर भी एक राजनीतिक बखेड़ा खड़ा किया गया, जिसमें धार्मिक कट्टरता, कट्टरपंथियों के उन्माद को प्रभावी करने की कोशिश की गई। लेकिन कोर्ट के दखल के बाद हर एक व्यक्ति को उन कट्टरपंथियों को सोचना पड़ा, और तब उसका जवाब उनके पास नहीं हुआ जब एक मुस्लिम राष्ट्र, एक इस्लामिक राष्ट्र में हिजाब के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। और आज जब 2023 की दहलीज पर जो अब चंद घंटे बाकी है हम खड़े हुए हैं, तब वही ईरान फिर भी जला हुआ है, जल रहा है, और महिलाएं पूरी तरीके से संगठित हैं। और इस संगठन के प्रयास से आज ईरान के पुरुष समाज के लोग भी, वहां के और धार्मिक संगठनों के लोग भी अब हिजाब के खिलाफ जो मॉरल पुलिसिंग के तहत कार्रवाई की जा रही है उस पर लगाम कसने की कवायद कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड और वहां के पुलिस को बड़ी कार्रवाइयां करनी पड़ रही हैं, लेकिन महिलाएं अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने पर आमादा हैं। और ये विरोध, उनकी ये पहल पूरी दुनिया में जहां जहां भी महिलाएं किसी पुरुष समाज के दायरे में, जहां पर राष्ट्र का वो धर्म बन जाए, राष्ट्र के विचारधारा के साथ वो जुड़ जाए, उस विरोध में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है जब ईरान की महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। संभावना ये भी है कि 2023 में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये विरोध और आगे बढ़ेगा। लेकिन गल्फ के उन तमाम देशों में जहां भी हिजाब को लेकर के, या पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज, स्त्री वर्ग के लिए जो भी निर्योग्यताएं, जो भी बंदिशें लागू की जा रही हैं, अगर वो इस्लामिक सिद्धांतों के दायरे में रहते हुए उसका मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, उसकी आधुनिकता की स्थिति बन सकती है, तो ये समाज विचार करे, कट्टरपंथी समाज विचार करे। इसलिए 2023 को इसलिए याद किया जाना चाहिए। अगर वैश्विक परिवेश या घटनाक्रम के संदर्भ में हम देखें तो ईरान में जो कुछ भी वहां के महिलाओं ने ठाना है और जिसका पूरी दुनिया के कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं, वो मील का पत्थर साबित होगा, इसमें दो राय नहीं। इसलिए ईरान के इस घटनाक्रम को हम पॉजिटिविटी के साथ लें, सकारात्मकता के साथ लें, लेकिन वहां जिस तरीके की मुश्किलों का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है, उसके प्रति एवी स्टार न्यूज की तरफ से पूरी संवेदना है, पूरा साथ है। जहां पर इस्लाम के सिद्धांतों को मानते हुए अगर महिलाएं कुछ सुधार की बात करती हैं, तो अगर ईरान जैसे राष्ट्र और वहां के राजनेता ये समझें, ये विचार करें और इस विचार के प्रति पूरी तरीके से आग्रही हों, तो निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के वो लोग, वो रहनुमा अब आगे की राह बेहतर कर पाएंगे, पूरी दुनिया में अमन शांति के लिए बड़ी पहल कर पाएंगे। और उनके मूवमेंट को लेकर के एक कोई ऐसा कानून या नियम बनाएगी जिसमें वहां भी अमन शांति कायम हो सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। ये 2022 की हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की घटना याद रखी जाएगी और इसमें सकारात्मकता के ढेर सारे भाव छिपे हुए हैं, जिसमें आने वाले समय में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। मानवता के लिए बहुत कुछ प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के तहत कुछ प्रक्रियाएं आगे बढ़ने वाली हैं, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। बात ईरान की हमने की, हम आपको अब लिए चलते हैं अफगानिस्तान में। जी हाँ, वहां पर भी कट्टरता प्रभावी है। तालिबान शासन जिस तरीके से 2021 में
स्थापित होता है। लेकिन 2022 में तालिबान ने अपने मॉडर्नाइज तौर तरीके से पूरी दुनिया के साथ एक राजनयिक पहल करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से वहां पर पुरुषों, बच्चों और महिलाओं के प्रति उन्होंने नियम और कायदे बनाए, उससे तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के महिलाओं की जिंदगी को सामान्य तौर पर जीने के लिए एक ऐसी स्थिति बना दी जिसमें उनकी जिंदगी दूभर हो गई। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसके चंद घंटे पहले, चंद दिन पहले वहां की महिलाएं भी सड़क पर उतर आई हैं, क्योंकि अब इस्लाम के सिद्धांतों का हवाला दे करके तालिबानी अंदाज में जिस तरीके से महिलाओं के पहनावे ओढ़ावे से लेकर के उनके पढ़ाई लिखाई पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, वहां भी अब महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं और उस विरोध को दबाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। इसके प्रति भी भारत सरकार की एक सोच है। जिस अफगानिस्तान की पुनर्संरचना में भारत ने 2 दशक से अधिक समय दिया था, और आज भी बदली हुई परिस्थितियों में मौके और समय की नजाकत और उसकी मांग को देखते और समझते हुए तालिबान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध बनाने की पहल की है। लेकिन भारत सिर्फ यही कह रहा है, ये पहल तभी हो सकती है जब अफगानिस्तान के लोगों को, जिसमें महिलाएं मुख्य हैं, उनके प्रति तालिबान की सोच बदले। और तालिबान ये भरोसा दिलाना चाहता है खास करके भारत को, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पाकिस्तान जिसने तालिबान को पैदा किया, वो टीटीपी के जरिए वहां पर पाकिस्तान की सेना से जिस तरीके से तालिबान के लड़ाके 2-4 हो रहे हैं, आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ी जंग अर्थात लड़ाई शुरू हो सकती है। और उस लड़ाई में तालिबान के जिद के आगे जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोग बर्बादी का मंजर या वो आलम या वो दौर देखने के लिए मजबूर होंगे, शायद उसमें सबसे ज्यादा पिसेंगे, मजबूर और मजलूम बनेंगे वो महिलाएं और बच्चे हैं। और उन्हीं महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन के जरिए तालिबान को ये संदेश देने की कोशिश की है, और भारत से वो अपेक्षा रखती हैं कि एक ऐसी पहल की जाए, एक ऐसा दबाव बनाया जाए जब तालिबान अपने पर सुधार कर सके। और तालिबान पूरी दुनिया वैश्विक लावी के साथ, वैश्विक बिरादरी के साथ अपने को जोड़ने के लिए कई ऐसे उदारवादी छवि के तहत कई ऐसे बातों का जिक्र कर रहा है, घोषणाएं कर रहा है, जिसमें ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि अब तालिबान पहले दौर वाला तालिबान नहीं रहा, वो बदली हुई परिस्थितियों में वैश्विक बिरादरी के सामने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सवाल तो यही है कि वो आगे बढ़ेगा कैसे, जब अपने देश की जनता की आधी आबादी के प्रति उसकी सोच वही है जो दशकों पहले तालिबान की सोच हुआ करती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए विश्वविद्यालय में प्रवेश और अब वहां पर पत्रकारों के प्रति, जिसमें महिलाएं मुख्य हैं, उनके प्रति भी तालिबान तमाम तरीके की बंदिशें लगा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान में 4 दीवारी के अंदर कैद होकर के जीने को मजबूर वो महिलाएं करे तो करे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए 2022 में जिस जिद और जिस धार्मिक कट्टरता और सिद्धांत के सामने तालिबान एक बार फिर स्वर्ग की तरह अफगानिस्तान की स्थिति को जहन्नुम में तब्दील कर रहा है, उस पर एक बड़ा दबाव बनाने की कवायद है। और ये कवायद कौन शुरू करेगा, किस देश के समूह शुरू करेंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन ईरान में हिजाब के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, क्या तालिबान की जो वर्तमान सरकार है वो उससे कोई सीख लेगी, कोई शिक्षा लेगी और कोई ऐसी पहल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारत जिस तरीके से एक बड़ी बात कहते हुए कि तालिबान को अब यह दिखाना होगा कि वो आधुनिक मानव समाज और मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, अगर ऐसा करे तो तालिबान के साथ राजनयिक पहल की जा सकती है और वहां पर बाकायदा भारत फिर अपनी वो भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकता है जिस भूमिका को फिर से निभाने की दरकार है, ऐसा अफगानिस्तान शासन के तमाम वो नेता कह रहे हैं। क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में सड़क बनाए हैं, वहां पर
पानी की सुरक्षा की है, वहां पर बिजली घर बनाए हैं और साथ ही साथ काबुल सहित तमाम वो बड़े शहर जो भारत में भी बहुत प्रचलित हैं, उनके पुनर्संरचना में ढेर सारे कार्य किए हैं। ऐसे में तालिबान की अपेक्षा है कि भारत तालिबान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करे और एक बार फिर पूरे अफगानिस्तान के पुनर्विकास और पुनर्संरचना में अपना योगदान दे। और भारत की एक ही बात है कि तालिबान के साथ सब कुछ किया जा सकता है जब तालिबान आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया को के सामने ये सुनिश्चित करे कि वो अपनी जिद और अपनी धार्मिक कट्टरता को छोड़ने के लिए तैयार है। तो ईरान से लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिस तरीके से धार्मिक कट्टरता का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको खत्म करने की एक बड़ी पहल उसी देश के लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसमें तबाही है, बर्बादी है, उनके रोजमर्रा के जीवन की मुश्किलें हैं। उन महिलाओं से पूछिए जो काबुल शहर में या अफगानिस्तान के तमाम बड़े शहरों में 2 साल पहले जीन्स और टी शर्ट में बाकायदा घूमती थीं, वो आधुनिक साजो सामान और आधुनिक सज्जा के साथ सड़कों पर निकलती थीं। अब वो किस तरह से घरों में कैद होने के लिए मजबूर की जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या 21वीं शताब्दी के 2022 में जो कुछ भी इन देशों में हुआ है या हो रहा है 2023 में भी जिसकी आहट हो सकती है, क्या ये ऐसा होना चाहिए? ये वैश्विक समाज स्वीकार कर पाएगा? पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा चैलेंज है। जी हां, अभी हमने आपके सामने अफगानिस्तान की चर्चा की। इस 2022 के यादों के झरोखों में अब हम आपको एशिया के उस प्रमुख देश और उस कॉन्टिनेंट के एक प्रमुख राष्ट्र के तरफ ले चलते हैं जो अपने करेंसी के मजबूत करेंसी के लिए जाना जाता था, पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता था, और वो देश तबाही की उस स्थिति में पहुंच गया जहां एक लालच के कारण वो ये समझ नहीं पाया राष्ट्र के स्तर पर कि उसे किस स्तर पर किसी देश से सहयोग लेना है। जी हां, अब हम आप बात कर रहे हैं श्रीलंका की, जो भारत का पड़ोसी है, दक्षिण के तमिलनाडु राज्य से बिल्कुल सटा हुआ है। चंद मीलों की दूरी पर वो भारत से जुड़ा भी हुआ है। हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध दशकों पुराने हैं। ये वही श्रीलंका है। आप इन दृश्यों में देखिए कि किस तरीके से पर्यटन का केंद्र रहा ये श्रीलंका तबाही के उस दौर में पहुंच गया जब श्रीलंका की करेंसी और वहां की मुद्रा की स्थिति इतनी बेकार हो गई कि उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई मूल्य ही नहीं रह गया। और ये सब कुछ हुआ क्यों, ये जानना बेहद जरूरी है और जिसके लिए भारत बराबर समझाता रहा। ये वो दृश्य है जब गोटाबाया राजपक्षे, जो वहां के राष्ट्रपति थे, उनके महल में जबरन लोग घुस गए क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में जो मुश्किलें श्रीलंका के इन नागरिकों के सामने आ रही थी वो स्वीकार नहीं कर पाए और उन मुश्किलों को धता बताते हुए, अपनी चुनौतियों को सामने रखते हुए उन्होंने पूरे राजनीतिक प्रणाली पर ही हमला कर दिया और श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के महलों तक भी वहां के नाराज नागरिक घुस गए क्योंकि वहां पर आलू, तेल, पेट्रोल से लेकर के बिजली, इन सब की कीमतें 10 गुना से अधिक ज्यादा बढ़ गईं और ये स्थिति हो गई कि एक सामान्य मध्यम वर्गीय श्रीलंकाई नागरिक को जीवन जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और उसके लिए भी पैसा देकर भी वो सब कुछ रोजमर्रा की जो जरूरतें थी वो पूरा ही नहीं कर पाए क्योंकि श्रीलंका में सारी स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पर ये सरकार जो वहां पर मई और जून में हुआ वो ये साफ साफ हाथ खड़े करते हुए देखी गई कि वहां पर स्थिति इतनी खराब है कि पेइंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी वहां पर सामान ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जरूरी सामानों की कीमत 10 से 20 गुने अधिक बढ़ गया। इन्फ्लेशन की स्थिति वहां 25 गुना बढ़ गई और वो श्रीलंका जो अपने मजबूत करेंसी पर्यटन के लिए जाना जाता था वो तबाह हो गया। और इस तबाही के पीछे जो कारण था वो जरूर समझिए,
इसके पीछे वही साम्राज्यवादी सोच रखने वाला चीन है, जिसने आसान शर्तों पर लोन दे करके श्रीलंका को भारत के खिलाफ सरगर्म करके श्रीलंका को आधुनिक राष्ट्रों में एक प्रमुख राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया था। वो श्रीलंका और वहां के राजनयिक और साथ ही साथ वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर में भारत को बर्बाद करने के बहाने श्रीलंका को सरगर्म करने के पीछे चीन की रणनीति क्या है। चीन तब ये समझा जब ये देखा कि जिस हम्बनटोटा बंदरगाह, जी हां, हम्बनटोटा बंदरगाह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये वो बंदरगाह है जिसको डेवलप करने के लिए चीन ने ढेर सारे सपने दिखाए थे और ये बताया था कि भारत जैसे तमाम वो राष्ट्र श्रीलंका की तरफ देखेंगे अगर हम्बनटोटा का विकास चीन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन चीन ने जो शर्तें लगाई थी और जिन आसान किस्तों पर यह लोन दिया था, उस लोन को पटाने के लिए भी श्रीलंका के पास वहां की करेंसी और वहां की मुद्रा पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में जब IMF, वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाओं से श्रीलंका की सरकार ने लोन मांगना शुरू किया तो इन सब ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया गया। और दिवालियापन की स्थिति में पहुंचने के बाद श्रीलंका में नागरिकों ने कोलंबो से लेकर के उन तमाम शहरों में जो उत्पात मचाया, जो विरोध किया और जिस लोकतांत्रिक तरीके से नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, जिसमें गोटाबाया राजपक्षे को तो बाकायदा भागना पड़ा, और भागते हुए शायद हम आपको दिखा सकते हो कि किस तरीके से राजपक्षे को, गोटाबाया राजपक्षे को भागना पड़ा। और आप ये देखिए वहां पर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस जिस राष्ट्रपति भवन में ये नागरिक प्रवेश कर पाए हैं, और ये देखिए वो दृश्य जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्षे भाग रहे हैं। जो कुछ सपने उन्होंने श्रीलंकाई नागरिकों को दिखाया था वो पूरा नहीं कर पाए और उन्हें भागना पड़ा। और उसी महल के उसी स्विमिंग पूल में जब ये सभी राजनेता या इस तरह के लोग अय्यासियां करते थे, शायद उसको छोड़ना ही पड़ा और नाराज जनता वहां पर प्रवेश करके जो कुछ भी कर रही है ये आप सहज इन दृश्यों के माध्यम से, इन विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन श्रीलंका के प्रति उसके राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसको लेकर के नागरिकों के प्रति पूरा विश्वास था। वो पूरी तरीके से राजनीतिक प्रणाली में जो भी लोग कार्य कर रहे थे उनको हटाना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। अंततः प्रयास हुआ जब रानिल विक्रमसिंघे को वहां का पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद वो स्थायी तौर पर राष्ट्रपति बने। और जब रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने तो शायद उन्हें याद आई कि भारत की ताकत और भारत की सीख कितनी बड़ी होती है। और तब रानिल विक्रमसिंघे ने एक ऐसी पहल की और वहां की सरकार ने भारत से फरियाद की, और भारत ने श्रीलंका और अपने पड़ोसी की मुश्किलों को समझते हुए पूरी तरीके से सहायता देने के लिए भारत ने प्रतिबद्धता जताई। और इस प्रतिबद्धता के पीछे जो सहयोग की भावना थी, एक बार फिर राजनयिक और राजनीतिक रूप से जो एक सोच होती है और राजनीतिक विचारधारा के तहत जो भारत का सिद्धांत है कि जियो और जीने दो, पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध रखना है, इसको चरितार्थ करते हुए मोदी सरकार ने श्रीलंका को तात्कालिक तौर पर फौरी सहायता दे करके बहुत बड़ा काम किया। इससे बात बनने वाली नहीं थी, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रति भी विशेष तौर पर एक आग्रही भाव से भारत ने भी कहा कि सहायता की दरकार है और चीन के चंगुल से निकालने के लिए कुछ ऐसे सहयोग दिए जाएं, कुछ आर्थिक सहयोग श्रीलंका को तत्काल मुहैया कराए जाएं, जिससे श्रीलंका बेहतर स्थिति में पाए और अपनी पुनर्संरचना के प्रति वो एक बार फिर दृढ़ संकल्पित हो। और इसी के साथ ये एक ऐसी पहल की गई जिसमें श्रीलंका की मुश्किलें कम हुई, लेकिन ये मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। निश्चित रूप से अब भारत और श्रीलंका एक बेहतर पड़ोसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम 2022 के कुछ और झलकियों और कुछ और घटनाओं पर आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे। भागती दौड़ती जिंदगी,
हर पल वक्त की चिंता, भीड़ में भी तन्हाई का एहसास। अब हम पहुंचते हैं आपके पास, लेते हैं आपकी खबर, बनते हैं आपकी आवाज। सोए को जगाते हैं। क्योंकि हम रहते हैं हर वक्त आपके साथ। एबी स्टार न्यूज, खबर आपकी, खबर हमारी, खबर देश और दुनिया की। खबर ही नहीं, खबर की तह तक। एबी स्टार न्यूज, हर वक्त आप भागती दौड़ती जिंदगी, हर पल वक्त की चिंता, भीड़ में भी तन्हाई का एहसास। तब हम पहुंचते हैं आपके पास, लेते हैं आपकी खबर, बनते हैं आपकी आवाज। सोए को जगाते हैं। क्योंकि हम रहते हैं हर वक्त आपके साथ। एबी स्टार न्यूज, खबर आपकी, खबर हमारी, खबर देश और दुनिया की। खबर ही नहीं, खबर की तह तक। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। 2022 की झलकियों में हम कुछ घटनाओं की तरफ आपको लेकर के गए थे और उन यादों की तरफ, और साथ ही साथ जिसमें चुनौतियां दिखी और जिसमें संभावनाएं दिखी भावी पीढ़ी या भावी भविष्य के लिए शांति की कोई पहल हो सके, शायद इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया। एक बार फिर हम एक बड़ी घटना जो 2022 के लिए बहुत बड़ी पहल कही जा सकती है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी बात कही जा सकती है। बेरोजगारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में यूरोप और अमेरिका या उस कॉन्टिनेंट के तमाम वो देश एक ऐसी पहल कर सकते हैं जब एक शिक्षित समाज जो पूरी तरीके से मानसिक तौर पर अपनी सेवाएं दे सकती हो, उसकी जरूरत हो, लेकिन कुछ राष्ट्रों की जो सिद्धांत है, विशेष करके अमेरिका और कनाडा जैसे देश या यूरोप के वो तमाम देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सभी हैं, यहाँ की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके प्रति कुछ उदारवादी रवैया अपनाया गया और इसके कारण एक ऐसी पहल जो पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश देती हुई दिख रही है, और वो है कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी। ये इमिग्रेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिस पर कनाडा सरकार ने विचार किया है, उस पर पहल कर रही है, और इस पहल के तहत 2025 तक लगभग 5 लाख अप्रवासी पढ़े लिखे या कुशल श्रमिक कनाडा जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं और अपने वर्किंग वीजा के तहत अपनी सेवाएं दे सकते हैं और डॉलर, कनाडा के जो करेंसी है उसको कमा सकते हैं और अपने गरीब मुल्क की और अपने परिवार की सहायता और सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा ने इतनी बड़ी घोषणा क्यों की? क्योंकि हर राष्ट्र अपना हित देखता है और इस हित के तहत जिस तरीके से कनाडा ने एक बड़ी पहल की है, उस इमिग्रेशन पॉलिसी के पीछे जिसको उसने रिवाइज किया है, इसके पीछे के कारण को जानना बेहद जरूरी है। और वो ये है कि इस इमिग्रेशन पॉलिसी के पीछे सबसे बड़ी जरूरत थी क्योंकि कनाडा में उत्पाद और उत्पादन की कोई समस्या नहीं। एक शांत प्रिय राष्ट्र है और विकसित समाज है, विकसित राष्ट्र है। उस देश में
मजदूरों की, श्रमिकों की कमी है, और वो भी कुशल श्रमिकों की कमी है। और ऐसे में एशिया के वो तमाम देश जिसमें भारत भी शामिल है, ये एक बहुत बड़ी एक पहल है जो कनाडा की, जो एक सुनहरे अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2023-24 में 4.5 लाख और 2025 तक 5 लाख से अधिक श्रमिक, जहां पर इतनी ज्यादा कमी है, 5 लाख से अधिक अप्रवासी अर्थात जो कनाडा के निवासी नहीं है, उन श्रमिकों को बाकायदा कनाडा में बुलाया जाएगा, उनको बसाया जाएगा। वर्किंग वीजा के तहत वो तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी और उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए वहां के विकास में, वहां की अधोसंरचना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये लोग एक कुशल कारीगर की तरह कनाडा के विकास में योगदान देंगे। और इसलिए कनाडा के उत्पाद और उत्पादन में 4 गुना वृद्धि होगी और कनाडा इस पहल के माध्यम से एक बड़ी समस्या को हल करता हुआ दिखा। ये 2022 की एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक घटना है जिसका असर पूरी दुनिया में सकारात्मक हो सकता है। शायद 2023 की यही अपेक्षा है, जब यूरोप और अमेरिका के तमाम वो देश कुछ ऐसी पहल करें जिससे पूरी दुनिया में सौहार्द, प्रेम और आर्थिक विकास की नई राहें खुल सकें, और उसमें कनाडा की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमने अभी तक जितनी भी चर्चा की है उन मुश्किलों का, और वो मुश्किल घटनाएं, वो ऐसी घटनाएं जिन्हें हम याद न कर सकें, उसका जिक्र करते हुए भी हमने भविष्य में उसके द्वारा क्या अच्छा मिल सके, क्या सकारात्मक संदेश मिल सके, क्या सकारात्मक पहल हो सके, इसकी ओर जरूर जिक्र किया। और कनाडा के इस पहल का एक बेहद सकारात्मक असर भारत सहित एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उन तमाम देशों के ऊपर पड़ सकता है जहां पर कुशल श्रमिकों को, पढ़े लिखे लोगों को ऐसे ही मजबूर होकर के नहीं जीना पड़ेगा। वो अपनी कुशलता का प्रयोग कनाडा में जाकर के कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा के जरिए वो अपनी कमाई के, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ये एक बड़ी पहल है, इसे 2022 की प्रमुख वैश्विक घटना के रूप में हम याद कर सकते हैं। और कनाडा के ही बगल अमेरिका, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने फिर 2022 में पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया। जी हां, अबॉर्शन के प्रति रो एंड बेड सिद्धांत जो 1973 का वो कानून था, वो नियम था, उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुप्रीमेसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उसने सरकार के न चाहने के बावजूद एक ऐसी पहल कर दी जब अमेरिका में गर्भपात कानून को पलट दिया गया और अब गर्भपात कराना अमेरिका में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और इसका विरोध किया वहां के बाइडेन प्रशासन ने, और बाइडेन प्रशासन ने तो इसे स्वतंत्रता पर एक बड़ा कुठाराघात बताया। लेकिन अमेरिकी प्रशासन के इन तमाम प्रतिक्रियाओं को धता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की पूरी तरीके से अपने निर्णय पर अडिग रही और 30 से अधिक राज्यों में जहां गर्भपात अवैध है और 20 में कुछ नियमों और कुछ छूट के तहत, 20 राज्यों में कुछ छूट के तहत जहां गर्भपात कराने की सुविधा है, अब पूरे देश में गर्भपात को पूरी तरीके से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसका वहां की महिला समाज और पुरुष समाज भी विरोध कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में ये आधुनिक मानव सिद्धांत और मानव मूल्यों के प्रति एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, एक सकारात्मक पहल हो सकती है, जहां इस दुनिया में जो मासूम आता है उसको यूं ही ना बर्बाद किया जाए। इसलिए इस सिद्धांत को आगे रखते हुए अमेरिका में गर्भपात कानून को पूरी तरीके से गैर कानूनी करार दे दिया गया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के वहां के तरफ से जो फैसला दिया गया, जब इसका ध्यान पूरी दुनिया का गया, तो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। हालांकि नकारात्मक भाव और नकारात्मक प्रतिक्रिया खुद राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से भी आई, लेकिन बाइडेन ने तमाम विरोध और प्रदर्शनों के सामने जिस तरह से झुकते हुए बार बार ये कहते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अडिग रही। इसलिए 2022 में अमेरिका का गर्भपात कानून पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना, जानने का विषय बना, एक प्रमुख घटना के
घटनाक्रम के तौर पर हम इस घटना को याद कर सकते हैं। बात अमेरिका की, हम अब आपको फिर एक बार यूरोप लिए चलते हैं। और यूरोप में एक ऐसी क्राइसिस हुई, अभी हमने कनाडा का जिक्र किया, यूरोप में एक ऐसी क्राइसिस हुई जिसे लास्ट लगेज क्राइसिस कहा जाता है। यह भी क्राइसिस वहां पर श्रमिकों की कमी के कारण हुई। और ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? आप देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक होने की स्थिति में है और हो चुकी है, लेकिन ये लास्ट लगेज क्राइसिस के तहत यूरोप के वो तमाम देश जहां पर हवाई अड्डों पर उनके सामानों को नियत स्थान पर पहुंचाने के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे थे, तब यूरोप के कई देशों की तरफ से ये घोषणा करनी पड़ी कि आप ब्लैक सूटकेस लेकर के आइए ही नहीं, रंगीन सूटकेस लीजिए या अपना लगेज ले आइए। क्योंकि ये आप देखिए, ये आप दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाई अड्डों पर सामानों के ढेर लगे हुए हैं। इनको हटाने वाला और हवाई अड्डे के अंदर से बाहर निकालने वाला कोई नहीं रहा। यह क्राइसिस पूरे यूरोप में बड़े कौतूहल का विषय बना। तो लास्ट लगेज क्राइसिस के माध्यम से भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरा यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कई ऐसे देश, विशेष रूप से कनाडा जैसे देश, किस तरीके से मजदूरों और श्रमिकों की समस्या से जूझ रहे हैं। और ये स्थिति क्यों आई, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए 2022 का ये सवाल, जो चुनौती अमेरिका और यूरोप के सामने बन चुकी है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में नजरें एक बार फिर एशिया की तरफ से हैं और विशेष करके भारत की तरफ, जहां भारत का 135 करोड़ आवाम, जो पूरी तरीके से युवा देश कहा जा रहा है, उसमें संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं पर भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़े, इसलिए हमारे एक संकल्प की बेहद जरूरत है। और उस संकल्प के प्रति भारत के प्रधानमंत्री देशवासियों की ताकत पर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आजादी के इस अमृत काल में आने वाले 25 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनेगा, जहां पर पूरी तरीके से राह दिखाएगा, जिसमें कुशल मजदूर, श्रमिक और इसके साथ साथ भारत के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में किस तरीके से अपना राज करेंगे। शायद ये ऐसे सकारात्मक सपने दिखाए हैं और उसके प्रति पहल भी हो रही है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। और पूरी दुनिया भी अब भारत की इस ताकत को स्वीकार कर रही है। अब हम आपको कुछ ऐसे दुखद घटनाओं की तरफ याद दिलाना चाहेंगे, जिसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन का जिक्र है। लगभग 75 साल तक ब्रिटेन पर राज करती रही और कॉमनवेल्थ देशों का शासन संभालती रही महारानी एलिजाबेथ नहीं रही। और ये उनका दुखद अवसान, उनकी मृत्यु ने ब्रिटेन में बहुत कुछ बदलाव कर दिया। राजकुमार प्रिंस चार्ल्स अब वहां के राजकुमार नहीं, राजा बन गए। और रानी के दुखद मृत्यु के बाद पूरा ब्रिटेन जैसे शोक में डूब गया। इन दृश्यों के माध्यम से हम आपको वो यादें ताजा कराना चाहेंगे जब ब्रिटेन कई दिनों तक, हफ्तों तक शोक में डूबा रहा। और इसी प्रक्रिया में किस तरीके से महारानी का अंतिम संस्कार किया गया, इसको पूरी दुनिया ने, सोशल मीडिया और तमाम दुनिया के मीडिया हाउसेस की तरफ से जो अरेंजमेंट किए गए थे, जो चैनलों की तरफ से दिखाए गए, उसको उसने देखा। लेकिन जीवन है, जीवन का अंत होता है, जो शाश्वत सत्य है। और महारानी एलिजाबेथ का देहांत होता है और प्रिंस चार्ल्स, उनके पुत्र, वहाँ के राजा बनते हैं। और एक बार फिर महारानी की सोच और उनके मूल्यों के प्रति आग्रही ब्रिटिश जनता को वो भरोसा दिलाते हैं कि ब्रिटिश सोच और उसकी सुप्रीमेसी का जो सिद्धांत है और जियो और जीने दो की बात जो ब्रिटेन करता रहा है, और ब्रिटेन का कल्चर जिस तरीके से महारानी ने मजबूत किया था, प्रिंस चार्ल्स भी उसी रास्ते पर, उसी राह पर आगे बढ़ेंगे, ये एक भरोसा दिलाया। और तब जाकर के ब्रिटिश नागरिकों को यह भरोसा हुआ कि आने वाले समय में राजशाही के प्रतीक के रूप में प्रिंस चार्ल्स महारानी की उन सोच और सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे जिसके प्रति ब्रिटिश जनता का पूरा भरोसा था। बात ब्रिटेन की चली है
तो क्यों ना हम ऋषि सुनक की चर्चा कर लें। जी हाँ, उसी ब्रिटेन में जहां पर महारानी की मृत्यु के बाद प्रिंस चार्ल्स राजा बनते हैं और वहां पर जो राजनीतिक घटनाक्रम और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो एक बड़े चैलेंज के रूप में पूरी दुनिया के सामने खड़ी हुई और साथ ही साथ यूरोपीय देशों के सामने खड़ी हुई, जब ब्रिटेन को जिस बात में और जिस क्षेत्र में महारत हासिल था उसी में वो पिछड़ता नजर आया और वहां की आर्थिक स्थिति, वहां पर सामान्य लोगों के जीवन जीने के लिए जो रोजमर्रा की उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा उनको अपने धनराशि खर्च करनी पड़ी। तो इन्फ्लेशन की स्थिति आई और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सुस्त होने की खबर आई और इसके प्रति जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला उसके प्रति भी देश की जनता पूरी तरीके से साथ खड़ी हुई। राजनीतिक घटनाक्रम के तहत लिज ट्रस ने सुनक को पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री का पद तो संभाला, लेकिन मात्र 45 दिन के भीतर उन्हें पद छोड़ना पड़ा क्योंकि ब्रिटेन के सामने जो आर्थिक चुनौतियां थीं उसका सामना वो नहीं कर पाई और सामना करते हुए किस तरीके से ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और आर्थिक प्रगति के राह पर आगे बढ़ाएं, शायद लिज ट्रस ये न सोच पाई, न किसी सिद्धांत को आगे ला पाई और न सरकार के प्रमुख के तौर पर कोई ऐसी पहल कर पाई जिससे वहां के नागरिकों को भरोसा हो। और उसी स्थिति में भारत वंशी ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की कमान संभाली और उन्होंने भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन अपनी ताकत और अपने आर्थिक नजरिए से एक बार फिर पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ेगा। और ऋषि सुनक ने पद संभालने के बाद ढेर सारी पहल की और पूरी तरीके से हिंदुत्व और सनातन के प्रति समर्पित ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप इन दृश्यों में देख रहे हैं किस तरीके से वो दिवाली मना रहे हैं। और दिवाली पर्व में सनातन प्रक्रिया के तहत जो पूजा पाठ होता है वो भी बाकायदा वो करते हैं। मंत्रों का उच्चारण गीता और रामायण पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। हालांकि वो भाषा पर, हिंदी भाषा पर उनकी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन गीता को उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा है और गीता के सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनका कनेक्शन भारत से किस तरीके से है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ब्रिटेन में एक भारतवंशी के प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद वहाँ के लोकतांत्रिक परंपरा और वहाँ के मूल्य किस तरीके से एक बार पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बने, ये एक बड़ी पहल वहाँ के नागरिकों की तरफ से, वहाँ के राजनीतिक प्रणाली के तहत जो कुछ भी किया गया वो एक नज़ीर बनी। शायद 2022 की एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र जब भी लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र की बात आएगी तब वो चर्चा ज़रूर की जाएगी। तो ये थे ऋषि सुनक जो फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो पहल की है वो भारत को मजबूत देखना चाहते हैं क्योंकि वो सनातन के संवाहक हैं और वो मानते हैं कि भारत एक सनातन राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। 135 करोड़ की आवाम में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं और सब अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए न सिर्फ भारत को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि पूरी दुनिया में शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए पहल कर रहे हैं। शायद ऋषि सुनक ने इस बात का जिक्र करके भारत के दोस्ती के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। बात ऋषि सुनक की, एक बार फिर हम एशिया की तरफ लौटते हैं और जापान का जिक्र करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनन्य मित्र शिंजो आबे जिनकी हत्या कर दी गई, वो शिंजो जिन्होंने भारत की मजबूती के लिए और जिस बुलेट ट्रेन की परिकल्पना अभी आप कर रहे हैं, वो शिंजो आबे अपनी नीतियों के कारण, ऐसा बताया गया कि वहां पर एक विरोध की स्थिति थी और उनको वहां के ही एक सिरफिरे नागरिक ने गोली मारी और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। शिंजो आबे के निधन पर पूरा भारत दुखी हुआ, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री भी बहुत दुखी हुए क्योंकि शिंजो आबे भारत के दोस्त थे, मित्र थे और बहुत आसान शर्तों पर आर्थिक सहयोग के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रति उनकी जो नीतियां थी एशिया में भारत के साथ और चीन की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए चेक एंड बैलेंस रणनीति के तहत जिस तरीके से शिंजो आबे ने प्रयास किया और उस प्रयास के प्रति जो प्रतिबद्धता
भारत और जापान की दोस्ती के लिए उन्होंने निभाई। इसके कारण शिंजो आबे के आकस्मिक निधन, जिसमें उनकी हत्या की गई, पूरा भारत दुखी हुआ जापान के साथ। लेकिन शिंजो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बताए रास्ते पर वर्तमान सरकार जापान की चल रही है और भारत और जापान के रिश्ते मजबूत होते रहेंगे। इसलिए समय समय पर शिंजो आबे को भारत की जनता और उनके मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते रहते हैं। शिंजो आबे को एक बार फिर एवी स्टार न्यूज की तरफ से श्रद्धांजलि। और अब हम अंतिम उस घटना की तरफ आपको ले चलते हैं जो बेहद दुखद है और मानवीय संवेदना के प्रति, जी हाँ, हमें बेहद सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता में किसी के दुख में हम सहयोगी बने ये सिखाती है। पाकिस्तान में आया वो प्राकृतिक कहर जिससे बेहाल पाकिस्तान, जो कश्मीर राग और भारत के विरोध के दम पर अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, वहां पर ऐसी प्राकृतिक आपदा आई कि पाकिस्तान बेहाली और कंगाली की उस स्थिति पर प्रवेश कर गया जिसमें उस मुख्य सरकार उस स्थिति से कैसे निकले ये सोच ही नहीं पाए। पाकिस्तान की बाढ़ ने वहां पर दशकों पीछे विकास की प्रक्रिया को ढकेल दिया। 1/3 और एक अनुमान के मुताबिक 2/3 पाकिस्तान की जनता, आवाम और वहां का भूभाग इस बाढ़ से प्रभावित हुआ और इस प्रभाव के कारण पाकिस्तान का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया। इस तबाही के बाद पाकिस्तान ने, हालांकि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, भारत से सहयोग नहीं मांगा और भारत ने भी बेहतर राजनयिक पहल करते हुए उस पाकिस्तान के प्रति कोई बहुत ज्यादा ऐसे पहल करने की बात नहीं की जिसमें वही पाकिस्तान जो सहयोग तो ले, लेकिन उस सहयोग के बिना पर भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को तबाह करने की पहल करते रहे। भारत को 1000 टुकड़ों में बांटने का वो सपना जो वर्षों पहले देखा गया था, उसको साकार करने की कोशिश करता रहे, उसको बहुत ज्यादा सहयोग देने की कोई पहल नहीं की। लेकिन मानवीय संवेदनाओं के तहत जिस तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ है, वहां की मजलूम और मजबूर जनता जिस तरह से त्राहिमाम करते हुए मुश्किलों में आई, उसके प्रति ढेर सारी संवेदनाएं। हालांकि वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका ने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे एक बार फिर पाकिस्तान के बदहाली और वहां पर पुनर्संरचना के प्रति जो सोच है उसको आगे बढ़ाया जाए, बदहाली खत्म किया जाए, ऐसी पहल के लिए सहायता दी गई। लेकिन इस सहायता का प्रयोग पाकिस्तान में पीछे बैठी वो सैन्य शासन जो प्रकारांतर से लोकतांत्रिक मुखौटे के पीछे काम करती है, वो इसका दुरुपयोग न करे, शायद ये एक बड़ी आशंका है। इसलिए राजनयिक पहल के तहत भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इतनी भी सहायता पाकिस्तान को न दी जाए जो एक बार फिर कश्मीर को दहलाने की कोशिश करे। और अगर कोशिश ये पाकिस्तान करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि भारत बदल चुका है, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अमेरिका जो भी सहयोग पाकिस्तान को वर्तमान में कर रहा है, उसको लेकर के भारत ने अपनी नाराजगी जताई है। लेकिन भारत की सदिच्छा है, भारत की ये सोच है, भारत की ये सकारात्मक पहल करना चाहता है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा में पाकिस्तान तबाह हुआ है, वो तबाही पूरी तरीके से खत्म हो और एक बार वहां पर फिर से जनता सामान्य जीवन जी सके। लेकिन इसमें कई वर्ष लग जाएंगे, शायद इसके लिए वहां पर प्रयास बेहतर करना होगा। लेकिन जो अस्थिरता का दौर और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और इमरान के बीच तू मैं की बात चल रही है और राजनीतिक अस्थिरता की जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान एक बार फिर विकास के रास्ते पर कैसे बढ़ेगा, ये चिंता स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान उस राह आगे बढ़ेगा? क्या दुनिया उस राह आगे बढ़ेगी जब शांति की आहट दिखे? शायद 2023 की अल सुबह जब हम आप सभी पूरी वैश्विक बिरादरी आगे बढ़ रही होगी तो सबके संकल्पों में यही होगा कि दुनिया में अमन कायम हो, शांति कायम हो। प्रयास की दरकार है। चलते चलते कविता की ये चंद लाइन हम आपसे जरूर करना चाहेंगे। शायद इसके सुनने के बाद हम कुछ संकल्पित हों वैश्विक शांति के लिए। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस पथ का यह उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। भारत की यह सोच, भारत का यह संकल्प पूरी दुनिया में आगे बढ़े और भारत वैश्विक गुरु बने और भारत की शांति की पहल पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश दे। इन्हीं संकल्पों के साथ 2022 की इन झलकियों के प्रति जो कुछ भी हम इन झरोखों के जरिए आपको बताने की कोशिश किए, उसको याद करिए और 2023 में बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ पूरे दुनिया में अमन शांति के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए और चैन से जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। आपने एवी स्टार न्यूज़ की इस विशेष प्रस्तुति